हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारा हिस्ट्री बुक से लिया गया है, इस चैप्टर में मैं आपको उसका फर्स्ट पार्ट, इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट पार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन का भी वीडियो बनाया है, प्लीज़ जाके उसको चेक करें। हमारे चैनल में आपको मिलेगा लर्निंग एनालिसिस, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो आपको उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। प्लीज़ उसको चेक करें, तब जाके इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सी इम्पॉर्टेंट बात बताई है। सो फॉर दैट आपको, इसीलिए इस चैप्टर में आपको तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और इस चैप्टर में देखा जाए ओवरऑल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे, कैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। देखा जाए तो ये फ्रांस का रिवॉल्यूशन आप क्लास 9th में ही पढ़े हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्लास 10th में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे चैनल में क्लास 9th की भी वीडियो है, क्लास 10 हिस्ट्री की, आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको यही बताऊँगा, और जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनके क्या आइडियाज़ थे, नेपोलियनिक कोड एंड नेपोलियन के कोड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, इन सब वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो फॉर दैट बने रहिए हमारे चैनल के साथ लर्निंग एनालिसिस। So our chapter starts with the French Revolution and the idea of the nation। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुए एंड वहाँ पे नेशन का आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। मतलब कि जो हमारा पहला क्लियर एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का, सबसे पहले हमारा फ्रांस से शुरू है नेशनलिज्म की भावना। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो फ्रांस ही हमारा एक ऐसा कंट्री है जहाँ से हमारा नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ अ एब्सोल्यूट मोनार्क। ओके, मीन्स इसका मतलब ये है कि जो है फ्रांस, आपको याद होगा कि जो है क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि जो है 1789 में जब हमारा 1789 में जब हमारे मोनार्कियल का शासन चलता था वहाँ पे, तो उस समय हमारे लुई 16 कैसे राज किया करते थे। 1789 में उन्होंने 20 ईयर्स में शासन करना शुरू कर दिया था। सो दैट्स इट, यहाँ बता रहा है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है और उस जो हमारा एब्सोल्यूट मोनार्क आया, और उसमें जब हमारा रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में बेस्टिल अटैक, तो उस समय हमारा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के कारण जितनी भी पावर थी, शासन की शक्ति थी, जो हमारा मोनार्की के पास रहता था, राजा के पास, सब हमारा फ्रेंच सिटीजन के बॉडी में ट्रांसफर हो। मतलब कि अब सारे लोगों को पावर मिल चुका है फ्रेंच सिटीजन को। ओवरऑल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये रिवॉल्यूशन ये बताता है कि जो है लोग ही ऐसे हैं, लोग ही हमारे इस नेशन को एक कंस्टिट्यूट बना सकते हैं, एक पूरे गठन के साथ बना सकते हैं, और हमारे देश की रिस्पेक्ट को बचा सकते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वेट फॉर अ वाइल ओके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। यहाँ पर कह रहा है कि जो अगर शुरू से देखा जाए तो जितने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए। कलेक्टिव आइडेंटिटी कब आती है? जब हमारा नेशनलिज्म आता है। तो दैट्स इट। अभी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से मेजर्स किए, कौन कौन से प्रैक्टिसेस किए इन सब कलेक्टिव आइडेंटिटी को लाने के लिए। तो हमारा ये होगा फर्स्ट पॉइंट। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस फर्स्ट पॉइंट को।
फर्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ ला पैट्रे, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन एम्फोसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। इतना बस हमारा मेन है, ठीक। मतलब ये हमारा पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आइडिया ऑफ ला पैट्री मतलब ये फादरलैंड जो आया, एंड ली सिटोयन मतलब जो द सिटीजन, ये दोनों हमारा जो प्रोग्राम है था ये हमारा रिवोल्यूशनरीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये हमारी यूनाइटेड कम्युनिटी को एक टाइप का एम्फोसाइज करता था। यूनाइटेड कम्युनिटी जो हमारी थी उस समय उसको बढ़ावा देता था। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अ न्यू, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब एक नया हमारा फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, वो ट्राई कलर में था, 3 कलर में, रेड, गोल्ड एंड येलो। इन तीन कलर में हमारा जो रेड, ब्लैक एंड गोल्ड, ये जो हमारे 3 कलर में फ्लैग बनाया गया, जो हमारा पहले राजा महाराजाओं का फ्लैग था उसको हटा के उसको रिप्लेस कर दिया गया, ओके। एंड देन ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट, यहाँ पे है। थर्ड पॉइंट है द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड by the body of the active citizen and renamed the national assembly। हमारे जो है स्टेट जनरल को फिर इलेक्ट किया गया, जो हमारा आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में, स्टेट जनरल इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसको इलेक्ट किया गया था एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव, आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक्टिव सिटीजन कोई किसी वोटिंग का राइट था, एंड देन उसी स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली के नाम पर रीनेम कर दिया गया। एंड देन हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा new hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated। मतलब कि नए नए शपथें ली गई देश के लिए, नए नए वादा किया गया देश के लिए, नए नए सब कुछ जो भी हो सब कुछ देश के नाम पे किया गया, नए नए नेशनल एंथम बनाए गए वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हुई। एंड देन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉज फॉर द सिटीजन विद इन द टेरिटरी। एंड देन एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये जो भी होगा पूरे सेंट्रलाइज्ड, मतलब पूरे कंट्री में जो भी होगा जहाँ पर भी होगा सब इक्वल होगा पूरा कंट्री में। जैसे हमारा इंडिया ले लिए, इंडिया में अगर यूपी में केजी चल रहा है तो हमारा बिहार में भी केजी चलेगा, यूपी में सेंटीमीटर चल रहा है तो हमारा मुंबई में भी सेंटीमीटर चलेगा। उसी तरह फ्रांस के हर एक स्टेट में हर एक जगह पे हर जगह एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा और यूनिफॉर्म लॉज रहेंगे। जो लॉ होगा सब यूनिफॉर्म होगा, सब इक्वल होगा, कहीं किसी स्टेट के लिए ज़्यादा नहीं रहेगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वर एडॉप्टेड। मतलब कि जो हमारा इंटरनल अंदर ही जो हमारा कस्टम ड्यूटीज़ था, मतलब कि जो अंदर ही बैरियर था कंट्री के अंदर ही, जहाँ जहाँ बॉर्डर पार करने पे जो हमारा वो टैक्स लगता था उन सबको हटा दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया गया। जैसे मैंने आपको बताया वेट्स का मेजर्स का सब एक जगह समानता रहेगी। एक कंट्री के हर एक स्टेट में वेट्स और मेजर्स सेंटीमीटर का कहीं रहेगा तो वहाँ पे भी रहेगा, वो सब कुछ हमारा कॉमन रहेगा। एंड द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रांच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। मतलब कि जो हमारा वहाँ पे बहुत सारी जो राजा महाराजाओं के द्वारा लैंग्वेज बनाया गया था उन सब लैंग्वेज को हटा दिया गया और फ्रांस को एक सिंगल लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज को हमारा कॉमन नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया फ्रांस का। ओके, आई होप दैट आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So in this slide, the revolutionaries further declared that it was a mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of the Europe to become nation। मतलब कि जो वहाँ के रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फिर डिक्लेयर किया, फिर घोषणा की कि इस बात का कि जो है हमारे ये एक मिशन है कि जो है हम इतने सारे प्रैक्टिसेस को जो मेजर्स को ला रहे हैं, इसका एक मिशन ये है कि जो है हमें लोगों की हेल्प करनी है। जो हमारा गरीबी चल रहा है, लोगों को जो इतना दुख झेल रहे हैं उन सब से लोगों की हेल्प करनी है और लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। तो ये उन रिवोल्यूशनरीज का हमारा मिशन था। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द मिशन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेकिंग द मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस। सो आप ये लिख दीजिएगा टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म। ओके, इट्स अ की वर्ड, डेपोटिज्म इज अ की वर्ड। ओके, when the news of the events in France reached the different cities of the
Europe students and other member of the educated middle class began setting up the Jacobin Club. जब हमारे ये जो न्यूज़ है पूरे फ्रांस का ये जो यहाँ पे फ्रांस में जो घटना हुई थी, इसकी न्यूज़ जब हमारे पूरे अलग अलग सिटीज़ में, यूरोप के अलग अलग सिटीज़ में जब पहुँचने लगे, तो हमारे स्टूडेंट्स और भी बहुत एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर थे, सभी ने जैकोबिन क्लब्स को सेटअप करना शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब आपको पता ही होगा, उसके लीडर का नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं, लीडर का नाम। जिसको पता होगा तो समझिए आपने क्लास 9 एकदम अच्छे से पढ़ा है। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790। मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और कैंपेन था, जो हमारे जैकोबिन क्लब में जो मेंबर थे और स्टूडेंट थे, इनकी जो एक्टिविटी जितनी भी थी, उन्होंने फ्रेंच आर्मीज़ की एक तरीके की हेल्प की। उन्होंने उन एक्टिविटीज़ के कारण फ्रेंच आर्मी का इतना नाम हो गया अलग अलग सिटीज़ में कि वो वहाँ पे होलैंड में, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के कुछ पार्ट में जाकर इस आइडिया को स्प्रेड करने लगे। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉर, जब रिवोल्यूशन ने वॉर शुरू किया रिवोल्यूशनरी ने, और उसी के शुरुआत में फ्रेंच आर्मी ने अपने नेशनलिज्म के आइडिया को विदेशों में भेजना शुरू किया। ब्रॉड का मतलब होता है विदेशों में, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिया। So let's come to the next slide. I hope that you have understood that particular slide. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब जब हमारा पूरे टेरिटरी में इतना ज़्यादा फैल रहा था नेशनलिज्म की फीलिंग, तो उसी समय नेपोलियन का राज आ गया और उसने पहले से ही फ्रांस में अपना शासन चलाने लगा। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, आप देखिए ये जो हमारा 3 लाइन था, 2.5 लाइन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो मेन लाइन है यहाँ से शुरू होता है। ओके, लेट मी शो यू। ओके, तो आपको जो मेन लाइन है यहाँ से आपका नेपोलियनिक कोड शुरू होगा। ओके, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। मतलब कि नेपोलियन, ये तो कोई डाउट नहीं था, नेपोलियन ने पूरे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात की जाए तो उसने बहुत से रिवोल्यूशनरी के प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया, ला पैट्री लाया गया, ले सिटायन ला गया, इन सबको लाया गया, ला पैट्री एंड ले सिटायन को लाया गया, नए नए फ्लैग्स बनाए गए, नए नए लैंग्वेज बनाए गए। इन सब के प्रिंसिपल को नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसको एक्सेप्ट किया, कोऑपरेट किया, और उसी कोऑपरेट के कारण उसका पूरा जो सिस्टम था उसने तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए सब लोग बहुत गुस्सा थे। लेकिन इस रिवोल्यूशनरी के प्रिंसिपल के कारण उसका जो पूरा सिस्टम था वो एकदम इफिशियंट हो गया, बहुत ही प्रभावशाली हो गया। अब उसको सब लाइक करने लगे। अब देखिए कुछ सिविल कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 3 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज द मेन कोड ऑफ द नेपोलियन? ओके, सो आप मेन में लिखेंगे ये वाला 3, did away all the privileges on by established equality before law and secured the right to property। ये हमारा पहला है, एंड देन ये हमारा दूसरा है, एंड देन सिक्योर ये हमारा तीसरा है। ये 3 पॉइंट हमारे मेन मिलेगा, और मेन नहीं आता 5 मार्क्स में आता है, तो नीचे भी कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं यही बता देता हूँ, सिविल कोड जो था हमारा 1804 में बनाया गया था, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और इस कोड में अगर मेनली देखा जाए तो हमारा 3 मेन कोड आते हैं, मेन लॉ है। डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, हमारे जो बर्थ पे जितने भी प्रिविलेजेस लगे थे, जैसे कोई अगर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर कोई फर्स्ट स्टेट में बर्थ लेता था तो उसको बहुत से राइट्स मिलते, बहुत से सुविधा मिलती थी, लेकिन थर्ड स्टेट में कोई करता था तो उसे नहीं मिलती थी। और जो सुविधा मिलती थी फर्स्ट स्टेट में, सारे सुविधाओं को हटा दिया, सारी फैसिलिटीज़ को हटा दिया गया। Established equality before the law and secure the right to property। एंड उसके बाद लॉ के सामने सभी को इक्वल रखा गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। और ये थर्ड है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि सभी के जितने प्रॉपर्टीज है सबको सिक्योर किया गया, मतलब कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे हड़प नहीं सकता है।
दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। मतलब ये जो कोड था ये हमारे उन क्षेत्र में मतलब ये बाहर जाने लगा जहाँ जहाँ फ्रांस ने अपना राज चलाया था। मतलब फ्रांस में कौन? नेपोलियन। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन एंड जर्मनी, ये सब देखिए सब जगह है, रीजन है जहाँ जहाँ फ्रेंच ने नेपोलियन ने अपना राज किया है। अब देखिए वहाँ अब आएगा क्वेश्चन। आपने ये 3 पॉइंट लिखा ना, अब आपको लिखना पड़ेगा चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, तब जाके आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। कोई भी इन द होल अर्थ आपको 5 मिलने से रोक नहीं सकता। आई एम गारंटीड। सो ये हमारा आ गया दूसरा पॉइंट। नेपोलियन 3 पॉइंट हो गया था, ये हमारा चौथा पॉइंट नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन चलता था, यूनिफॉर्म लॉज नहीं थे, उन सबको सिंपल कर दिया, एक लॉ बना दिया। एंड एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम। यह हो गया हमारा 5वां पॉइंट कि जो है हमारा फ्यूडल सिस्टम को, मतलब कि जो होता था ना क्लास 9 में, जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे उनसे ज़बरदस्ती फर्स्ट स्टेट के लोगों के यहाँ काम करवाया जाता था बिना पेमेंट के, तो उसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, उसको भी हटा दिया गया। फ्यूडल सिस्टम को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को भी सिंप्लीफाई किया गया। एंड देन हमारा 6 पॉइंट होगा फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मोनार्कियल ड्यूज। और पीजेंट्स को पीजेंट का जो हमारा सर्वडम था, मतलब कि जो लोगों का कर्जा था पीजेंट के ऊपर, उन सबको हटा दिया गया, फ्री कर दिया गया पीजेंट को कर्जों से। और जो हमारा मोनार्कियल ड्यूज था, मतलब कि जो राजा महाराजा से जो पीजेंट कर्जा लिए थे, लोन लिए थे, उन सबको भी भरपाई कर दी गई। मतलब कि नेपोलियन ने खुद भर दिया और उन लोगों को फ्री कर दिया। अब आता है टाउन्स में क्या हुआ था। शहरों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हमारा हुआ है सब तक 6 पॉइंट। अब देखिए 7 पॉइंट, शहरों में क्या होता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव्ड। ये हमारा कीवर्ड गिल्ड मीन्स बैरियर। जो भी हमारा बैरियर लगता था ना, उसी को हम गिल्ड कहते हैं। बैरियर्स ऑन बाउंड्री, जो हमारा बाउंड्रीज पे जो बैरियर्स लगता था, टैक्स देना पड़ता था ना, उसे हम गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था वो सब हटा दिया गया। हो गया हमारा 7th। और 8th पॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। इससे हमारा एडवांटेज है। ऐसे क्वेश्चन आ सका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेपोलियनिक कोड। ये सब एडवांटेज, अभी डिसएडवांटेज भी आएगा, सो डोंट वरी। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, जो हमारे पीजेंट थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर्स थे और न्यू बिजनेसमैन थे, इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। वो इस नए पाएगा जो हमारा फ्रीडम था उसको एंजॉय कर रहे थे, बहुत उनको अच्छा लग रहा था ये फ्रीडम। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स in particular began to realize that the uniform laws, standardized weights and measure and a common national currency would facilitate the movement and the exchange of goods and capital from one region to another. जो हमारे बिजनेसमैन और स्मॉल छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर थे, सामान गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, वो उन सभी को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो यूनिफॉर्म जो लॉज हैं, यूनिफॉर्म लॉज जो हमारे नेपोलियन ने लाइन यूनिफॉर्म लॉज, तो सभी वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब कि यहाँ पे केजी ही चलेगा, यहाँ पे सिले ही चलेगा, बहुत सा वहाँ पे था इली था वहाँ पे मेजर्स के लिए, वही चलेगा। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, एक कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई। इन सब के कारण जो है जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, गुड्स ऑफ कैपिटल, एक जगह से दूसरे जगह पे जो हमारा पैसा और सामान जो जाता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, वो सब फैसिलिटेड हो, मतलब ईजी हो गया। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. मतलब कि देखा जाए जहाँ जहाँ फ्रांस ने अपना शासन किया था, वहाँ पे पूरा जो है लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे जो था फ्रेंच रूल में सब मिक्स है। मतलब कि इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सब सिटीज ब्रुसेल, मैंज, मिलान एंड वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। मतलब कि कुछ कुछ जगहों पे जैसे हमारा होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, एज वेल एज कुछ हमारा सिटीज़ हो गया, ब्रुसेल, मैंज, मिलान, वॉर्सो, इन सब जगह पे फ्रेंच आर्मीज़ का हम बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाए। मतलब कि फ्रेंच आर्मीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता, नेपोलियन को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था कि वो एज अ टाइप ऑफ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब कि वो लिबर्टी के दूत हैं, उनको भगवान माना जाता है लिबर्टी का। एंड देन बट लेकिन ये जो हमारी खुशी थी, इनिशियल इंथुजियाज्म
सून टर्न टू हॉस्टेलिटी, मतलब कि ये जल्दी ही दुख में बदल गए। कैसे बदल गए? अब यहाँ पे आता है हमारा ये इतना डिसएडवांटेज। अब तक जितने एडवांटेज किए हैं अब उन्हीं का सब डिसएडवांटेज ऐसा आता है ना। आप 1000 अच्छा कर रहा है लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी तो सारा 1000 अच्छा जो है आपने एडवांटेज वाले काम किए होंगे सब डिसएडवांटेज में चेंज हो जाता है। So as it become clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom, मतलब कि जैसा कि था पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ था ये जो हमारा नए नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट लाया गया था ये सभी के पास नहीं था। कुछ होता था कि जो अमीरों के पास ज़्यादा था, गरीबों के पास ये कम था, कुछ लॉज उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, बनाया जा रहा था। ये हुआ हमारा पहला रीजन एडवांटेज डिसएडवांटेज का। सेकंड हो जाएगा इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए, हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है। सेंसरशिप को बढ़ा दिया गया। सेंसरशिप ये होता है कि जो है आप अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर में कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं पोस्ट कर सकते। हम देखा हमारे नेपोलियन है, ये नेपोलियन के खिलाफ कोई भी कुछ पोस्ट नहीं कर सकता फालतू का। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब जो हमारा फ्रेंच आर्मी के लिए जो लोगों को कॉमन पीपल को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता था कि तुम भी आर्मी में चलो और हमारे देश को जिताओ। मतलब कि उस समय नेपोलियन चाहता था कि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करे, तो उसके लिए उसको आर्मी चाहिए थी। तो वो कॉमन पीपल को हर एक जगह से उठा लेता था और उनको आर्मी में भर्ती कर देता था ज़बरदस्ती। और इन्हीं सब के कारण उसके सारे जितने भी एडवांटेज थे ओवरवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जितने भी उसके एडवांटेज थे उन सब पे ये हमारा ओवरवेट हो गया। मतलब इन सब का डिसएडवांटेज हो गया इन सब एडवांटेजेस का। तो आप इस पिक्चर को देखो, जब नेपोलियन हार गए थे द वॉर ऑफ वाटरलू को, जब वो हार गए थे तो उस समय ये सब देखा ना, अब ये जो पीछे से निकल रहा है ये सब वो सब है जहाँ जिस कंट्रीज़ को नेपोलियन ने जीता था उन सब कंट्रीज़ को फिर से उसको वापस देना पड़ रहा है। मतलब कि वो सब कंट्रीज अब वो फिर से हार गए जब उसने बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, जब वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। इसमें 4 कंट्रीज शामिल थे। आप इसको याद रख सकते प्रैब के नाम से, PRAB। अब ये प्रैब का क्या फुल फॉर्म है? यही प्रैब है। ये पूरा हमारा एक यूनाइटेड सोवियत यूनियन था। मतलब कि ये इन्हीं सब कंट्रीज ने मिल के नेपोलियन को हराया था, क्योंकि नेपोलियन को अकेले हराना इम्पॉसिबल था। प्रैब फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन। ओके, ये हमारे 4 कंट्रीज थे। चारों कंट्रीज ने एक साथ मिल के नेपोलियन को फिर से दोबारा हरा दिया था बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। सो नेपोलियन इस वॉर में हार गया था। सो इसीलिए वो सब कुछ जो भी हारा, जितने भी कंट्रीज़ को उसने जीता है सब कुछ वो वापस से छोड़ के जा रहा था। ओके, so that's it from that chapter. So nice to meet you. Bye.